हेलो और वेलकम। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हुए आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह है गांधी जी की दूसरी छत्तीसगढ़ यात्रा। पहली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह के दौरान गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे कलकत्ता से, तीसरे दर्जे में यात्रा करते हुए धमतरी तक की यात्रा हुई थी, अगर आप याद कर पा रहे हो। लेकिन ये कहानी गांधी जी की दूसरी छत्तीसगढ़ यात्रा की। एक सवाल फिर मन में आता है कि गांधी जी इस बार छत्तीसगढ़ क्यों आए थे, क्या उद्देश्य था गांधी जी का इस बार छत्तीसगढ़ आने का। गांधी जी भारत में दो बड़े आंदोलन प्रारंभ करके बीच में ही छोड़ चुके थे। एक असहयोग आंदोलन जो उन्होंने चौरा चौरी कांड के कारण वापस ले लिया, और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी इरविन समझौते के बाद समाप्त हुआ। और दूसरे बार जब गांधी जी ने फिर से यह प्रयास किया द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी का खराब स्वास्थ्य देखकर बाद में उन्हें जेल से रिहा कर दिया। और फिर गांधी जी ने सोचा कि क्यों नहीं इस समय जब भारत किसी बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो हमें भारत में सामाजिक सुधार का कार्य करना चाहिए। गांधी जी ने हरिजन उत्थान का कार्य करना प्रारंभ किया, यानी कि अछूतो उद्धार का कार्य करना प्रारंभ किया। भारत में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं थी और उसमें से एक बड़ी सामाजिक समस्या यह भी थी कि समाज में वर्ग भेद बहुत ज्यादा था। ऊंच नीच की भावना, छुआछूत जैसी भावना समाज में घर कर चुकी थी। और फिर ऐसी आजादी किस काम की जहां एक दूसरे से हम अपने आप की तुलना करते रहें कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, किसका छुआ खाया जा सकता है किसका छुआ नहीं खाया जा सकता, किसे मंदिर में प्रवेश दिया जाए और किसे मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए। इस तरह की बातें बार बार सामने आती थी। गांधी जी ने इसी उद्देश्य से इस बार हरिजन उत्थान का लक्ष्य रखा और फिर पूरे देश भर की यात्राएं की। यह भी मजेदार बात है कि इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने जितना समय छत्तीसगढ़ में बिताया उतना और भारत के किसी कोने में व्यतीत नहीं किया था। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। गांधी जी के आने का उद्देश्य था हरिजन उत्थान करना, या यूं कहें कि समाज में फैली हुई छुआछूत की भावना को समाप्त करना। गांधी जी इस बार जिस तिथि को छत्तीसगढ़ पहुंचे वो तिथि याद करने में बहुत आसान हो जाती है। 22/11/33, सिंपल 22 और 11 33 ही होता है। 22 नवंबर 1933 गांधी जी ट्रेन के माध्यम से पहुंच गए छत्तीसगढ़। स्टेशन था दुर्ग स्टेशन पे उनका स्वागत हुआ और फिर वहां से उनके स्वागत समिति के जो प्रमुख थे घनश्याम सिंह गुप्त जी, जिनके यहाँ रुकना भी था या विश्राम भी करना था गांधी जी को, वो उनके साथ दुर्ग स्टेशन से निकल चले। इस पूरी यात्रा में जब तक गांधी जी 28 तारीख तक यहाँ रहे, इस पूरी यात्रा में गांधी जी के सारथी या यूं कहें जो गांधी जी को अपने साथ अपनी गाड़ी पे या अपनी मोटर पर बैठाकर यात्रा करा रहे थे, वो हजारीलाल जैन जी थे। हजारीलाल जैन व्यापारी व्यक्ति थे और उनका संबंध धमतरी से रहा है। बहरहाल गांधी जी दुर्ग स्टेशन में उतरे और फिर वहां से उन्हें ले जाया गया दुर्ग के निगम द्वारा संचालित एक स्कूल में, जहां लोग बहुत साधारण तरीके से शिक्षा प्राप्त करते थे, टाट पट्टी आदि में बैठ करके शिक्षा प्राप्त। गांधी जी इस सद्भावना को देखकर जो छत्तीसगढ़ में उन्हें प्राप्त हुई, गांधी जी इस तरह के आचरण को देखकर जो छत्तीसगढ़ के लोगों का उनके प्रति है, बहुत प्रभावित हुए थे। इस यात्रा के आगे के पड़ाव में गांधी जी घनश्याम सिंह गुप्त जी के यहाँ पहुंचे और फिर वहां विश्राम करने के बाद गांधी जी को घनश्याम सिंह गुप्त ने मोतीलाल बावली, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। मोतीलाल बावली जो क्षेत्र था जहां आम सभा होनी थी, गांधी जी को वहां लेकर के जाया गया। गांधी जी जब मोतीलाल बावली पहुंचे, बहुत लोगों की भीड़ वहां एकत्रित थी और माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। चूंकि मंच बैठने का कुछ इस तरह से था कि वृत्ताकार एक घेरे में लोग उन्हें घेर करके बैठे हुए थे, गांधी जी को बीच में बैठाया गया और गांधी जी अगर किसी एक तरफ देखकर बोलते तो दूसरे तरफ के लोगों को लगता कि गांधी जी उनकी तरफ देख नहीं रहे। अब दिक्कत थी कि इसका निपटारा कैसे किया जाए।
घनश्याम सिंह गुप्त जी भागे दौड़े गए और कहीं से घूमने वाली चेयर, रिवॉल्विंग चेयर जो होती है ना, बस उसका व्यवस्था किया उन्होंने और वो चेयर लाकर गांधी जी को दी गई। और घनश्याम सिंह गुप्त जी ने कहा कि गांधी जी आप इस पे बैठिए और अपनी बातें कहते हुए बीच बीच में अपनी चेयर को घुमाते भी रहिए, इससे आप सभी लोगों से एक साथ जुड़ पाएंगे। गांधी जी ने घनश्याम सिंह गुप्त जी को देखा और कहा, तू तो बड़ा चतुर निकला यार। और ये वो प्रसंग था जो घनश्याम सिंह गुप्त जी और गांधी जी के एक विनोद वाले प्रसंग को बताता है, यानी कि दोनों के बीच हास्य विनोद जिस तरह से होता था उस प्रसंग को बताता है। ऐसा ही एक किस्सा वर्धा का भी है। ये यहां से थोड़ा सा हट रहा हूं, लेकिन अब घनश्याम सिंह गुप्त जी से बात आई है तो ये भी जान लीजिए। वर्धा में एक बार एक मीटिंग के लिए गांधी जी ने उनको बुलाया हुआ था, घनश्याम सिंह गुप्त जी, और घनश्याम सिंह गुप्त तय समय पर वहां पहुंच गए। गांधी जी उस समय एक अंग्रेज अधिकारी से बात कर रहे थे। जैसे ही गांधी जी को यह पता चला कि घनश्याम सिंह गुप्त आ चुके हैं, उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से साफ कहा कि भाई आपसे मिलने का समय मेरा समाप्त हो चुका है, अब जो समय है मैंने किसी और व्यक्ति को दे रखा है। और वो द्वार पर खड़ा हुआ है। गांधी जी का ये कहना था और घनश्याम सिंह गुप्त अंदर पहुंचे। ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात की जानकारी देता है कि गांधी जी समय के कितने पक्के रहे। घनश्याम सिंह गुप्त जी खुद अपनी डायरी में इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताते हैं, और एक घटना का उल्लेख उन्होंने और किया है। अब बात निकली तो थोड़ा और जान लीजिए। घनश्याम सिंह गुप्त एक बार ऐसे ही बात करते हुए गांधी जी से अंग्रेजी में बात करने लगे। गांधी जी थोड़ी देर रुके, उनको सुनते रहे और फिर घनश्याम सिंह गुप्त से कहा, अच्छा तुम तो हिंदी बोल लेते हो ना? घनश्याम सिंह गुप्त ने कहा, हाँ हाँ मैं तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ। गांधी जी ने कहा था कि फिर भाई हिंदी में ही क्यों बात नहीं करते, हिंदी में ही बात करें, अच्छा लगेगा। तो ये मनोविनोद, हास्य विनोद चलता रहता था गांधी जी और घनश्याम सिंह गुप्त जी के बाद। हर मुलाकात के अलग अलग किस्से रहे। बहरहाल गांधी जी दुर्ग में तो रुके नहीं, दुर्ग से उसी रात गांधी जी रायपुर के लिए निकल गए। गांधी जी के साथ कुछ लोग भी आए थे। ये अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ आने वाले व्यक्तित्व कौन कौन थे। मीराबेन गांधी जी के सहयोगी के रूप में साथ आई थी। जमनालाल बजाज जी की पुत्री भी गांधी जी के साथ आई थी। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई भी इस यात्रा में गांधी जी के साथ आए थे। और एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इस यात्रा में गांधी जी के साथ रहे और वो थे ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा झाबुआ क्षेत्र के रहने वाले और इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, ये प्रश्न जब भी आता है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, लोग अक्सर या तो भीमराव अंबेडकर जी का नाम लगा करके आ जाते हैं, या फिर वो गांधी जी का नाम लगा करके आ जाते हैं, या फिर किसी और व्यक्तित्व का नाम वो चुन करके आ जाते हैं, और यही वो प्रश्न गलत हो जाता है। आदिवासियों के मसीहा के रूप में ठक्कर जी को जाना जाता है। अब आप ये पॉइंट याद रख लेंगे। खैर, और इनका संबंध कहाँ से? झाबुआ से, ये भी आपको याद रहना चाहिए। बहरहाल गांधी जी फिर रायपुर पहुंचे और रायपुर में उनका निवास जो है या उनके रहने का ठिकाना जो है वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के घर पे रखा गया था। लेकिन यात्रा जब रायपुर पहुंची तो सोचा गया कि क्यों नहीं एक रैली से गांधी जी को पंडित रविशंकर शुक्ल के घर तक लाया जाए। ये रैली शुरू हुई आमापारा स्थित स्कूल से। आमापारा स्कूल से लेकर बूढ़ा तालाब परिसर, जहां तक पंडित रविशंकर शुक्ल जी का घर था, लगभग 3 किलोमीटर का यह सफर था। और इस सफर में गांधी जी को 3 से 3.5 घंटे लग गए। भीड़ इतनी थी कि हर कोई गांधी जी को देख लेना चाहता था, हर कोई फूल माला से उनका स्वागत करना चाहता था। जब तक वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के घर तक पहुंचे, गांधी जी फूल मालाओं से पूरी तरह लद चुके थे और उनका चेहरा देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। तो ये वो प्रसंग था जब रायपुर आमापारा स्कूल से रैली रविशंकर शुक्ल जी के घर पहुंची। अब रायपुर में ही गांधी जी 22 से लेकर 28 तक रहे हैं। हर दिन वो किसी एक उद्देश्य से निकलते, किसी जगह की यात्रा के लिए निकलते, और उस यात्रा के दौरान जहां भी वो घूम पाते या जहां तक भी वो जा पाते, शाम होते होते, रात होते होते वो रायपुर वापस लौट आते थे। फिर चाहे वो मोटर से हो, फिर चाहे वो ट्रेन से हो, लेकिन गांधी जी वापस लौट आते थे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गांधी जी ने रायपुर आने के बाद क्या क्या किया। 23 नवंबर को विक्टोरिया पार्क, जो आजकल मोती बाग के नाम से जाना जाता है, रायपुर का एक बहुत सुंदर सा उद्यान है, वहां रैली का आयोजन किया गया था। रैली का आयोजन तो हुआ, लेकिन यह भी दुर्भाग्य रहा कि इस संबोधन के दौरान माइक खराब हो चुका था। इसलिए कोई ये तो नहीं बता पाता कि गांधी जी ने कितनी सारी और क्या क्या बातें कही।
हाँ, ये बात निकल करके आती है कि गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ के बारे में बहुत कुछ कहा था। खैर, ये वो लोग हैं जो सामने बैठ पाए और गांधी जी की बातें सुन पाए, उनको ही पता चल। 23 नवंबर को विक्टोरिया गार्डन में जो आयोजन हुआ था, कहते हैं उसमें 1 लाख लोगों की भीड़ हो गई थी। रामदयाल तिवारी जी, जिन्होंने गांधी जी की यात्रा पर किताब भी लिखी, उनका कहना था कि भीड़ इतनी थी कि सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देते थे। लोगों का इतना हुजूम था कि हम सिर्फ नरमुंड यानी कि सर ही गिन पाते थे और कुछ भी गिन पाना संभव नहीं हो पा रहा था। यहां तक कि गार्डन में प्रवेश करने का मार्ग भी रुका हुआ था। गांधी जी बड़ी मुश्किल से मंच तक पहुंच सके थे। पहुंच तो गए थे, लेकिन वापस निकल पाना संभव नहीं हो रहा था। इसलिए गार्डन की पिछली दीवार तोड़ी गई। पश्चिम साइड में मौजूद गार्डन की दीवार को तोड़कर गांधी जी को बाहर निकाला गया और फिर कार के माध्यम से गांधी जी आगे बढ़ पाए, वरना शायद विक्टोरिया गार्डन में ही सुबह से शाम हो जाती और गांधी जी बाकी काम नहीं कर पाते। इसके बाद 24 नवंबर के दिन, 24 नवंबर, गांधी जी का संबोधन लॉरी स्कूल, जो आजकल माधवराव सप्रे स्कूल के नाम से जाना जाता है, यहां गांधी जी ने एक सभा का संबोधन किया, भाषण दिया और यही गांधी जी के सम्मान में चांदी की थालियों में मानपत्र, यानी कि उस सम्मान के लिए जो लिखकर दिया जाता है ना कि आपके आने से हमें प्रसन्नता हुई, इस तरह का मानपत्र उन्हें चांदी की थालियों में लिख करके भेंट किया गया। गांधी जी ने ये थालियां ली और फिर भाई वो चांदी की थालियों का क्या करते, ये थालियां नीलाम करवा दी। इससे जितनी भी राशि प्राप्त हुई, गांधी जी ने उसे हरिजन फंड में जमा कराया था। गांधी जी एक एक पैसे का हिसाब रखने वाले व्यक्तित्व थे, तो फिर वो चांदी की तस्तरियों का क्या करते, नीलाम करवाई और उस पैसे को हरिजन फंड में इकट्ठा भी कर दिया। यहां से गांधी जी निकले और मौधापारा में एक सभा को संबोधित किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है, इसको समझिएगा ध्यान से। गांधी जी मौधापारा पहुंचे और वहां उन्होंने एक पुराने शिव मंदिर को खुलवाकर हरिजनों को साथ लेकर उसमें प्रवेश किया था। गांधी जी को यहां जाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसके पीछे की कहानी ये है। गांधी जी का मेन आने का उद्देश्य था हरिजन उत्थान करना। छत्तीसगढ़ अंचल में यह काम पहले से सुंदरलाल शर्मा जी कर चुके थे, इसलिए ऐसा कोई मंदिर मिल नहीं रहा था जहां हरिजन प्रवेश नहीं करते। मौधापारा के बहुत दिन से बंद पड़े हुए एक पुराने मंदिर को खुलवाकर ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया। गांधी जी वैसे तो बहुत खुश हुए, छत्तीसगढ़ में ये सारी भावनाएं दूर हो गई हैं ये देखते हुए, और उन्होंने तारीफ करते हुए सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में कहा था कि सुंदरलाल शर्मा राजम वाले जो हैं, इस कार्य में मुझसे 2 साल बड़े हैं और इस नाते मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में ये जो दुर्भावना थी, ये ऊंच नीच की भावना थी, उसको समाप्त करने में सफलता हासिल कर ली है। और इस तरह सुंदरलाल शर्मा जी गांधी जी के गुरु कहलाए अछूतो उद्धार के मामले में। उम्मीद है याद रह जाएगा। गांधी जी यहां से सत्याग्रह आश्रम भी देखने गए, जो कि सुंदरलाल शर्मा जी ने ही बनाया था। इसके अलावा सतनामी आश्रम और रायपुर के अनाथालय का दौरा भी किया। वहां छात्रों से भी मिले और उनको भी आजादी की लौ से जोड़ने का प्रयास किया था। इसके बाद का जो प्रसंग है वो है मैं तो बनिया हूं वाला। मैं तो बनिया हूं प्रसंग बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे समझिएगा। शाम हो चली थी और गांधी जी नया पारा स्थित कन्हैया लाल जी के घर पर शाम का भोजन या रात का भोजन करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ महिलाओं की एक सभा गांधी जी से मिलने आई और गांधी जी ने उनसे हरिजन फंड में दान देने के लिए अपना शॉल आगे कर दिया। कहा कि मेरी झोली में आप जो कुछ भी डालना चाहें डाल सकती हैं। महिलाओं ने अपने गहने उतारकर गांधी जी को भेंट किए थे, जिनमें से एक महिला जो थी जेठाबाई, उन्होंने अपने सोने की अंगूठी गांधी जी को दान कर दी। गांधी जी वो अंगूठी देखकर बोले कि मैं बनिया आदमी हूं, मैं इसका करूंगा क्या। और फिर गांधी जी ने वही किया जो वो चांदी की तस्तरियों के साथ किए थे। अंगूठी नीलाम करा दी गई और इस नीलामी से 500 रुपए की राशि गांधी जी को प्राप्त हुई। इस तरह से गांधी जी बड़े हाथ से विनोद करते हुए, लोगों से इस तरह से मिलते हुए जैसे वो उनके बीच के ही हों, सबके मन पे, सबके दिल पर स्थान बनाते हुए छत्तीसगढ़ पे इस यात्रा को सफल बना रहे थे। आगे की यात्रा वैसे मैं बताना भूल गया, जेठाबाई ने जो अंगूठी गांधी जी को दान दी थी उसकी एक्चुअल कीमत तब 15 रुपए थी और गांधी जी ने उसे 500 रुपए में नीलाम किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसंग जानते हैं। राजकुमार कॉलेज का भाषण। रायपुर में राजकुमार कॉलेज है, जो कि आप जानते ही हैं रियासत यानी उस समय के राजे रजवाड़े थे
वहां के राजकुमार राजकुमारियों के पढ़ने के लिए बनाया गया था, राजकुमारों के पढ़ने के लिए बनाया गया था। अलग अलग रियासत के राजकुमार वहां आकर के पढ़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। वहां के हेडमास्टर या यूं कहें कि वहां के प्रिंसिपल साहब मिस्टर पियर्स हुआ करते थे। पूरा नाम मिस्टर स्मिथ पियर्स। उन्होंने ये सोचा कि भाई गांधी जी आए हुए तो क्यों नहीं गांधी जी को राजकुमार कॉलेज बुलाया जाए, शायद मैं अंग्रेजों पर प्रभाव जमा सकूं। वो भी अंग्रेज थे और उनको लगा कि गांधी जी को अपने कॉलेज बुला करके वो कुछ साबित कर लेंगे। गांधी जी पहुंचे उनके बुलावे पर राजकुमार कॉलेज में। सभा का संबोधन करते हुए उन्होंने छात्रों से कहा कि अंग्रेजों के आप बनाए हुए शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं, अच्छी बात है, अंग्रेज जो कुछ अच्छा सिखाएं आप उनसे जरूर सीखें, लेकिन अंग्रेजों के जो बुराइयां हैं वो आप मत अपनाइएगा। अंग्रेज जो शराब पीते हैं वो मत अपनाइए, अंग्रेज जो हमारे भाइयों पर अत्याचार करते हैं वो आप मत अपनाइएगा। और वहीं अंग्रेजों के ठीक बीच, अंग्रेजों के बुलावे पर उन्होंने अंग्रेजों का मजाक बना करके रख दिया। गांधी जी को फिर यह भी पता था कि राजकुमार कॉलेज में केवल और केवल रियासत के राजकुमार और बड़े लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। गांधी जी ने इस बात पे भी व्यंग करते हुए कहा था कि यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आपके पढ़ने के लिए एक अलग संस्थान का निर्माण करना पड़ा। आप लोग अपने ही भाइयों के साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, यही भावना तो हमें समाप्त करनी है। जितने लोग को ये बात समझ में आई वो तो गांधी जी से जुड़ गए, और जिन्हें नहीं आई वो राजकुमार कॉलेज में ही पढ़ते रहे और अब तक कैरियर बनाया। खैर आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं गांधी जी की धमतरी यात्रा के बारे में। गांधी जी की धमतरी यात्रा 25 नवंबर 1933 को हुई थी और यह प्रसंग भी बहुत रोचक है। गांधी जी कार के माध्यम से धमतरी तक गए थे और धमतरी की इस यात्रा में गांधी जी का स्वागत सबसे पहले वहीं हुआ जहां पिछली बार हुआ था, यानी 1920 की यात्रा के दौरान मकईबंद चौक में गांधी जी का स्वागत किया गया और फिर रैली निकाल करके गांधी जी नथुजी जगताप के घर के पास पहुंचे जहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। गांधी जी को धमतरी के लोकल बोर्ड निगम द्वारा एक मानपत्र भेंट किया गया कि आप यहाँ आए और इससे हमें प्रसन्नता हुई। गांधी जी ने वो मानपत्र नीलाम किया और उन्हें 15 रुपए की राशि प्राप्त हुई। ये 15 रुपए की राशि हरिजन फंड में जमा करा दी गई थी। गांधी जी नथुजी जगताप से मिले और उनके घर पे भोजन आदि करने के दौरान पूरे घर के चारों तरफ भीड़ लग चुकी थी। गांधी जी को घर के पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा। छोटेलाल श्रीवास्तव जी के घर पर फिर वो पहुंचे जहां महिला सभा को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने छुआछूत जैसी भावना का विरोध किया और बताया कि भारत के लिए क्यों जरूरी नहीं है। इसी समारोह के दौरान चरण नाम के एक व्यक्ति जो कि सतनामी समाज के मुखिया थे वो गांधी जी के पास पहुंचे और अपने साथ अपने घर से बनाया हुआ जो नाश्ता है वो गांधी जी के ले करके आए। गांधी जी को ये ग्रहण करने को कहा गया। गांधी जी ने उनके साथ ही बैठ करके ये स्वल्पाहार किया, ये नाश्ता जो है वो ग्रहण किया। ये भी एक प्रतीक था ये बताने का, समझाने का कि गांधी जी जो बात कहते हैं उस पर वो खुद भी अमल करते हैं। तो ये यात्रा जो है वो धमतरी की सफल रही। गांधी जी वापस कुरुद्वाले मार्ग से लौट करके वापस रायपुर की तरफ निकल चले थे। अच्छा, एक प्रसंग इस बीच में और होता है, पोटली में चावल प्रसंग। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मकईबंद चौक वापसी के समय भीड़ बहुत थी, सब गांधी जी को देख लेना चाहते थे। गांधी जी कार पर थे, खुली हुई कार थी वो पुराने स्टाइल की जो आती है, और ये सफर जब आगे चल रहा था, ये काफिला जब आगे चल रहा था, हर कोई गांधी जी को देख लेना चाहता था, लेकिन सड़क के दोनों किनारे ही लोगों को खड़े होने को कहा गया था। इसी में कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति जो गांधी जी से मिलना चाहते थे, गांधी जी को कुछ भेंट देना चाहते थे, बहुत प्रयास के बाद भी जब गांधी जी तक नहीं पहुंच सके तो उन्होंने अपने साथ बांध कर लाई हुई पोटली, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा रिवाज होता है, चावल, हल्दी, कुछ पैसे अपने जो गांव वाले हैं उनको दान देने का रिवाज। आपको पता ही होगा, किसी की मृत्यु हो जाने पर, जन्म होने पर लोग अपने अपने घरों से इस तरह की भेंट लेकर के आते हैं। वो व्यक्ति भी यही भेंट लेकर के आए थे, एक पोटली में चावल, 2 आने, हल्दी और नमक, ये बांधकर गांधी जी की तरफ उन्होंने वो पोटली उछाल दी। गांधी जी को वो पोटली प्राप्त हुई। गांधी जी ने उसे खोल कर देखा और ये किसी सच्चे गरीब की भेंट है ये बोलकर उस पोटली को नीलाम किया। इस पोटली की नीलामी से गांधी जी को 101 रुपए प्राप्त हुए जो कि हरिजन फंड में जमा करा दिए गए। खैर, इसके बाद बिलासपुर यात्रा के प्रसंग के बारे में बताता हूँ। गांधी जी की बिलासपुर यात्रा भी कार से ही हुई थी और गांधी जी जब इस यात्रा में जा रहे थे या इस यात्रा में बीच रास्ते पर ही थे तो उन्हें रास्ते में एक वृद्धा दिखाई दी। लगभग 70 साल की उम्र की ये वृद्धा
रास्ते में गांधी जी को रोक लेना चाहती थी। काफिला रुका, गांधी जी उतर करके आए, वो भी तब जब काफिला सिर्फ उसी जगह पर रुकता था जहां गांधी जी का सम्मेलन होना था। गांधी जी उतर करके आए और वो जो वृद्धा थी उनसे मिले और पूछा कि भाई आप मुझे क्यों रोक लेना चाहती। वृद्धा ने गांधी जी से कहा कि मैं बने नाम सुने हो तोर, कि बने बहुत एक बड़े आदमी आए हैं, मैं दर्शन कर लेना चाहत रहे एकरे खातिर तो लो रुकवात रहे। गांधी जी ने उनसे मजाक करते हुए कहा था, देखा मोर वैसे तो गांधी जी ने हिंदी में कहा था, देखिए मेरा दर्शन करने के लिए आपको 1 रुपए लगेंगे। वो वृद्धा बेचारी रुआसी हो गई। 1933 का समय, एक वृद्धा के लिए 1 रुपए की राशि जुटा पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी वो कुछ सोचते हुए खड़ी रही और फिर गांधी जी को देखकर कहा, तय कर ठहर बाबू, मैं 1 रुपए के जुगाड़ करके आती हूँ। गांधी जी ने उनको रोका, उनसे बात की और फिर ये काफिला आगे बढ़ चला। ये प्रतीक है कि गांधी जी कितनी सद्भावना के साथ सबसे मिल लिया करते थे। इस प्रसंग की तुलना रामदयाल तिवारी जी ने सबरी और राम के भेंट की प्रसंग के साथ की है। उम्मीद है याद रह जाएगा आपको। तो बिलासपुर गांधी जी पहुंचे, जहां जरहा भाठा चौक में ठाकुर प्यारेलाल जी द्वारा उनका स्वागत किया गया। कुंज बिहारी अग्निहोत्री के निवास स्थान पर गांधी जी को रुकने की व्यवस्था की गई थी गांधी जी के, और गांधी चौक पर, जो अब गांधी चौक के नाम से जाना जाता है, उस समय कोई भी चौक रहा होगा, वहां गांधी जी का आम सभा, आम संबोधन हुआ और फिर यही जगह गांधी चौक के नाम से जानी गई। ये बिलासपुर यात्रा का प्रसंग था। इसके बाद सनिचरी पड़ाव में भी गांधी जी का एक भाषण हुआ और गांधी जी फिर ट्रेन के माध्यम से वापस रायपुर के लिए लौट जाना चाहते थे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग कहानी आती। कहानी एक छात्र की, रामशरण तंबोली जी की। 11वीं कक्षा के छात्र थे रामशरण तंबोली जी, और अंग्रेजों के बनाए हुए शासकीय स्कूल में पढ़ते थे और वहीं छात्रावास में रहते थे। गांधी जी शनिचरी पड़ाव में भाषण दे रहे हैं, ये बात स्कूल के छात्रों को पता चली और हर कोई गांधी जी से मिल लेना चाहता था। लेकिन स्कूल के वार्डन ने, जो छात्रावास के वार्डन थे, माफी चाहूंगा, उन्होंने गेट पर ताला लगा दिया, किसी को भी निकलने से मना कर दिया गया था। बहुत सारे प्रयास के बाद भी जब छात्र निकल नहीं पा रहे थे तो फिर निराश होकर के वो दूर से ही गांधी जी को देख लेना चाहते थे। लेकिन एक उत्साही बालक ये भी थे, रामशरण तंबोली जी। ये जैसे तैसे बाहर निकले और बहुत तेजी से सभा की तरफ दौड़े। तब तक सभा समाप्त हो चली थी और गांधी जी रेलवे स्टेशन की तरफ चले। रामशरण तंबोली जी वहीं से दौड़ते हुए स्टेशन की तरफ गए। गांधी जी ट्रेन पे बैठ चुके थे, भीड़ चारों तरफ से उन्हें घेर रखी थी, लेकिन उन्हें दूर से दौड़ के आते हुए ये बालक दिखाई दिए। गांधी जी ने सबको हटने का इशारा किया और तंबोली जी गांधी जी तक पहुंच पाए। गांधी जी को 2 आने की भेंट उन्होंने दी थी। गांधी जी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और फिर ट्रेन चल पड़ी। तो ये भी एक प्रसंग था जो कि घटित हुआ था गांधी जी की दूसरी छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान। फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं नापी को बुलाओ प्रसंग। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नापी, नाई को कहा जाता है। गांधी जी को हजामत बनाने की इच्छा थी। ये धमतरी यात्रा के दौरान की एक कहानी। गांधी जी ने मीराबेन को कहा कि भाई मुझे हजामत बनवानी है। मीराबेन ने ये बात हजारीलाल जैन जी को कही कि गांधी जी नापी को बुलाना चाहते हैं, नापी जी को बुला लाइए। अब हजारीलाल जी बड़े परेशान, नापी जी कौन है, और गांधी जी उनको बुला रहे हैं। चारों तरफ ढूंढे गए कि नापी जी कौन है, नापी जी कौन है। बाद में पता चला कि गांधी जी नाई की बात कर रहे हैं। फिर माखन नाम के एक नाई को ढूंढा गया और माखन नाम के उस नाई ने गांधी जी की हजामत की थी। कितने दिन तक ये किस्सा उन्होंने बताया होगा ना कि मैंने गांधी जी की हजामत की। गांधी जी की हजामत करने के बाद गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई आपकी जो मेहनताना है, 1.25 रुपए की भेंट, वो आपको दे दी जाएगी। माखन नाम के नाई ने कहा था कि जौन व्यक्ति जो सब दूर ले देख लेना चाहते हैं, उन मैं छुए के अधिकारी बने। जिस व्यक्ति को हर कोई दूर से देख लेना चाहता है, मैं उसे छू सका, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मेरी तो यही भेंट है। गांधी जी ने फिर कहा था कि 1.25 रुपए का हरा चारा खरीद के भाई किसी गाय को खिला दीजिए, मैं मुफ्त में तो आपसे हजामत नहीं बनाऊंगा। ऐसा ही एक प्रसंग रायपुर में भी हुआ, जहां गांधी जी ने हजामत बनवाई थी और रायपुर में कुबेर नाम के जो नाई हैं, उनसे गांधी जी ने हजामत बनवाई थी। तो ये हजामत बनाने का किस्सा भी रहा। अब इतने दिन रहे हैं तो भाई हजामत तो बनवानी पड़ेगी ना। खैर, कहते हैं कुबेर ने काफी दिन तक गांधी जी के बाल भी संभाल करके रखे थे। खैर, बहुत सारी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और गांधी जी की इस यात्रा के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। गांधी जी रायपुर से ट्रेन मार्ग से होते हुए बालाघाट की तरफ निकल गए, जहां से उन्हें आगे का सफर करना था अलग अलग क्षेत्रों का। इस पूरी यात्रा ने छत्तीसगढ़ को गांधीमय कर दिया था। सारे लोग
जो गांधी जी से मिल सके, गांधी जी को देख सके, गांधी जी को सुन सके, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के विचारों पर चलने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा ही सबसे ज्यादा प्रभाव रामदयाल तिवारी जी पर पड़ा, जिन्होंने गांधी जी की इस यात्रा को मानक मानकर गांधी मीमांसा नामक किताब लिखी। ये किताब 1936 में जाकर के तैयार हुई और इसी किताब का अंग्रेजी रूपांतर या अंग्रेजी अनुवाद गांधी एक्स-रेड नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है ये पूरी कहानी, ये पूरा प्रसंग आप समझ गए होंगे। इसमें से जो कुछ भी आप निकाल सके, हर वो पॉइंट आपकी मुख्य परीक्षा, आपकी प्री के लिए बहुत जरूरी है। तो मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में और फिर आगे की पढ़ाई जारी रहेगी। तो भाई जो भी छत्तीसगढ़ का इतिहास इस अंदाज में पढ़ना चाह रहे हैं, उन सब के लिए है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। एक छोटी सी ऑनलाइन क्लास है जो कि ऑन गोइंग है, चल रही है। आप कोई भी किसी भी वक्त इसका हिस्सा बन सकते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं।